स्वागत है। आज हम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से एक बहुत ही जरूरी विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। नमस्कार। और ये वो टॉपिक है जिसमें अक्सर लोग रटने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझना है। हम इन शब्दों और उनके साथ जो प्रेपोजिशंस लगते हैं उनके पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। खासकर उन लोगों के लिए जो एसएससी, बैंक या दूसरे सरकारी इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम पैटर्न समझते हैं ना, तो नियम अपने आप याद हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन शब्दों की बात करते हैं जो बहुत गहरी तीव्र भावनाओं को दिखाते हैं, खासकर नफरत या घृणा को। ठीक है। पहला शब्द है अबहॉरेंस। इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। अबहॉरेंस, ऑफ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, अबहॉरेंस सिर्फ नापसंद करना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग हेट्रेड और डिस्गस्ट। किसी चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा नफरत या घिन। अच्छा। जब कोई चीज आपको अंदर तक हिला दे और आपको उससे घिनाने लगे, वो भावना है अबहॉरेंस। और ये एक नाउन यानी एक संज्ञा है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? मेरे दिमाग में अबहॉरेंस सुन के आता है अब और नहीं। हाँ, जैसे कोई बुरी चीज देखकर आप चिल्लाएं, बस अब और नहीं। क्या ये सही कनेक्शन है? ये तो बेहतरीन कनेक्शन है। ये उस भावना की जो तीव्रता है उसको बिल्कुल सही पकड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप कहीं हिंसा या क्रूरता की खबरें देख रहे हैं और आपके अंदर से आवाज आती है अब और नहीं। वही है अबहॉरेंस ऑफ वायलेंस। अच्छा, और यहाँ ऑफ का क्या रोल है? यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ ये बता रहा है कि इस घृणा का स्रोत क्या है, ये नफरत किस चीज की है। समझ गई। ऑफ स्रोत को इंगित करता है। इसे कुछ वाक्यों में इस्तेमाल करके देखें। जरूर। जैसे अबहॉरेंस ऑफ वायलेंस, घृणा, और अबहॉरेंस ऑफ क्राइम, अपराध से घृणा। इन सभी में अबहॉरेंस ऑफ उस चीज से जुड़ा है जिससे घृणा है। बिल्कुल ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जो बहुत कंफ्यूज करता है, अबहॉरेंट। हाँ, अबहॉरेंट। और उसके साथ टू लगता है, अबहॉरेंट टू। यहाँ ऑफ की जगह टू क्यों आ गया? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। अबहॉरेंस एक नाउन था यानी घृणा। अबहॉरेंट एक एडजेक्टिव है यानी घिनौना या घृणित। ये किसी चीज का गुण बताता है। अच्छा। तो जब हम कहते हैं कोई चीज अबहॉरेंट है, तो हम कह रहे हैं कि वो चीज घृणा पैदा करने वाली है। और टू का क्या काम है फिर यहाँ? टू यहाँ दिशा दिखाता है, वो चीज किसके लिए घिनौनी है। प्रेपोजिशन टू उस व्यक्ति या समूह की ओर इशारा करता है जिसे वो घृणा महसूस हो रही है। अच्छा। तो क्रूएल्टी इज अबहॉरेंट टू मी, क्रूरता मेरे लिए घिनौनी है। बिल्कुल सही। समझ गई। तो अबहॉरेंस ऑफ में भावना पर जोर है और अबहॉरेंट टू में उस चीज पर जो भावना पैदा कर रही है। एकदम। और टू बताता है कि किस पर असर हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। बताइए। वायलेंस इज अबहॉरेंट टू मेनी। हिंसा कई लोगों के लिए घिनौनी है। किसके लिए? कई लोगों के लिए। ठीक है। चीटिंग इज अबहॉरेंट टू ऑनेस्ट पीपल। धोखा देना ईमानदार लोगों के लिए घृणित है। और क्रूअल्टी इज अबहॉरेंट टू एवरीवन। क्रूरता सभी के लिए घिनौनी है। ये बहुत साफ हो गया। तो हमने घृणा की बात की। अब विषय बदलते हैं और उन शब्दों पर आते हैं जो किसी चीज को मानने, पालन करने या स्वीकार करने से जुड़े हैं। ठीक है। यहाँ पहला शब्द है अबाइड बाय। ये तो बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, अबाइड बाय का मतलब है किसी नियम, कानून या फैसले का पालन करना, उससे बंधे रहना। इसमें सिर्फ मानना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ पालन करने का भाव छुपा है। अबाइड शब्द सुनने में हिंदी के बंधे जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आप नियमों से बंधे हैं, इसलिए आप अबाइड बाय द रूल्स करते हैं? ये बहुत सटीक तरीका है इसे याद रखने का। कल्पना कीजिए एक ट्रैफिक सिग्नल की। एक जिम्मेदार नागरिक लाल बत्ती पर रुकता है। वो क्या कर रहा है? ही इज अबाइडिंग बाय द ट्रैफिक रूल्स। वो कानून से बंधा हुआ है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी से। और ये सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है। जैसे वादा, अपने वादे का पालन करो। बिल्कुल, अबाइड बाय योर प्रॉमिस, या अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द रूल्स। यहाँ बाय का मतलब है के अनुसार, आप नियम के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। अब मानने या स्वीकार करने से ही जुड़ा एक और शब्द है असीड टू। ये अबाइड बाय से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असीड टू का मतलब भी सहमत होना है, लेकिन इसमें अक्सर एक दबाव या शुरुआती असहमति का भाव होता है। अच्छा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई किसी मांग या अनुरोध के लिए राजी हो जाता है, खासकर सोच विचार या बातचीत के बाद। एक्सीड में सीड शब्द है जिसका मतलब होता है दे देना।
तो क्या इसका मतलब है कि आप अपनी जिद छोड़कर अपनी सहमति दे देते हैं? एकदम सही। आपने मुद्दे के जड़ पकड़ ली। कल्पना कीजिए कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मैनेजमेंट उनकी मांगे नहीं मान रहा। कई दिनों की बातचीत के बाद मैनेजमेंट झुक जाता है, तो हम कहेंगे द मैनेजमेंट फाइनली एक्सीडेड टू द डिमांड्स। उन्होंने दबाव में आकर मांगे मान ली। इसके कुछ और उदाहरण। जरूर। एक्सीड टू अ रिक्वेस्ट, एक अनुरोध स्वीकार करना, या एक्सीड टू डिमांड्स, मांगे मान लेना। ठीक है, तो फिर एक्सेप्टेबल टू का क्या मतलब है? ये भी तो स्वीकार करने जैसा ही है। यहाँ नुआंस का फर्क है। एक्सेप्टेबल टू का मतलब है सैटिस्फैक्ट्री या सूटेबल, यानी संतोषजनक या स्वीकार करने योग्य। हाँ, इसमें एक्सीड टू जैसा कोई दबाव या झुकने का भाव नहीं है। ये एक सामान्य सहमति है, कोई चीज आपको ठीक लग रही है, आपके लिए उपयुक्त है। एक्सेप्टेबल टू में सिर्फ मंजूर होने का। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कहूं योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल टू द बोर्ड, तो इसका मतलब है कि बोर्ड को आपका प्रस्ताव ठीक लगा, उन्हें मंजूर है। कोई लड़ाई या दबाव नहीं था। कोई नहीं। जैसे एक्सेप्टेबल टू ऑल, सभी को स्वीकार्य, या द टर्म्स आर एक्सेप्टेबल टू अस, शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने नफरत और सहमति दोनों तरह के शब्द देख लिए। अब एक तीसरा ग्रुप देखते हैं, वो शब्द जिनका मतलब है किसी चीज से दूर रहना या बचना, ये मुक्त होना। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। इन सब में फ्रॉम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है। प्रेपोजिशन फ्रॉम का जो मूल अर्थ है वही है किसी बिंदु से अलगाव या दूरी। अच्छा। तो जब भी हम किसी को किसी चीज से मुक्त करते हैं या परहेज करते हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल स्वाभाविक हो जाता है। चलिए इसी पैटर्न का पहला शब्द लेते हैं, एब्सॉल्व फ्रॉम। एब्सॉल्व फ्रॉम का अर्थ है किसी को किसी दोष, आरोप या जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर देना, बरी कर देना। इसे याद रखने के लिए मैं एब्सॉल्व को अब सॉल्व की तरह सोचती हूँ। हाँ, अच्छा है। जैसे कोई केस अब सॉल्व हो गया तो जज ने उसे एब्सॉल्व फ्रॉम द क्राइम कर दिया। ये याद रखने का एक शानदार तरीका है। कल्पना कीजिए एक कोर्टरूम का सीन जहां जज कहता है आपको सभी आरोपों से बरी किया जाता है। That judge is absolving the person from the charges. उसे आरोपों से मुक्त किया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे absolve from blame, दोष से मुक्त करना, या absolve from guilt, अपराध बोध से मुक्त करना। इन सब में फ्रॉम उस चीज को दिखा रहा है जिससे मुक्ति मिली है। हाँ। अब फ्रॉम वाले पैटर्न में ही एक शब्दों का परिवार है जो बहुत कंफ्यूज करता है। एब्स्टेन, एब्स्टीमियस और एब्स्टिनेंस। हाँ, ये तीनों। इनमें क्या फर्क है? चलिए एब्स्टेन फ्रॉम से शुरू करते हैं। करना। एब्स्टेन में स्टे शब्द भी है। आप किसी चीज से स्टे अवे रहते हैं। सही पकड़ा। मतलब आप अब्स्टेन फ्रॉम इट कर रहे हैं। जैसे चुनाव में अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं तो आप वोट ना देने का फैसला करते हैं। यू आर अब्स्टेनिंग फ्रॉम वोटिंग। हाँ, आप मतदान की प्रक्रिया से खुद को दूर रख रहे हैं। और उदाहरण है अब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, शराब से परहेज करना, और अब्स्टेन फ्रॉम जंक फूड, जंक फूड से परहेज करना। बिल्कुल। तो फिर एब्स्टिनेंस फ्रॉम क्या है? एब्स्टिनेंस उसी अब्स्टेन क्रिया का नाउन फॉर्म है, संज्ञा रूप। इसका मतलब है परहेज करने का अभ्यास या वो अवस्था। अच्छा। अब्स्टेन वो काम है जो आप करते हैं और एब्स्टिनेंस उस काम का नाम है। ओके, तो ही अब्स्टेन्स फ्रॉम अल्कोहल, वो परहेज करता है, ये क्रिया है। जी। और हिज एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल इज इम्प्रेसिव, शराब से उसका परहेज काबिल तारीफ है, ये संज्ञा है। आपने बिल्कुल सही समझा। एब्स्टिनेंस एक अभ्यास है, एक डिसिप्लिन है। जैसे एब्स्टिनेंस फ्रॉम इंडल्जेंस, भोग विलास से परहेज। हाँ, और यहाँ भी फ्रॉम अलगाव दिखा रहा है। और उस परिवार का तीसरा शब्द था एब्स्टीमियस इन। यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम से इन हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि एब्स्टीमियस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण। ये किसी व्यक्ति का गुण बताता है। इसका मतलब है खाने पीने में संयमित होना। तो यहाँ इन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ आप किसी चीज से दूर नहीं हो रहे, बल्कि किसी चीज में संयम दिखा रहे हैं। इन यहाँ उस क्षेत्र को बताता है जिसमें संयम बरता जा रहा है। अच्छा, अ पर्सन इज एब्स्टीमियस इन हिज डाइट, वो अपने आहार में संयमित है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतर है। मतलब एब्स्टीमियस इन का मतलब है किसी क्षेत्र के अंदर रहकर कंट्रोल करना। एकदम सही। जैसे एब्स्टीमियस इन डाइट, आहार में संयमित, या एब्स्टीमियस इन हैबिट्स, आदतों में संयमित। वाह, ये फ्रॉम और इन का अंतर अब पूरी तरह साफ हो गया है। हम अब एक आखिरी शब्द देखते हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है,
अबाउंड विथ या अबाउंड इन? अबाउंड इसका मतलब है किसी चीज का बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में मौजूद होना, मतलब किसी जगह का किसी चीज से भरपूर होना। अबाउंड सुनने में अबंडेंट, प्रचुर जैसा लगता है, शायद वहीं से याद रखा जा सकता है। बिल्कुल, दोनों का मूल एक ही है। कल्पना कीजिए एक नदी की जो मछलियों से भरी है। आप कह सकते हैं द रिवर अबाउंड्स विद फिश या द रिवर अबाउंड्स इन फिश। अच्छा, तो दोनों सही हैं। इस केस में विद और इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या विद और इन में कोई बारीक सा भी फर्क नहीं है या ये पूरी तरह इंटरचेंजेबल है? ज्यादातर मामलों में है। कुछ लोग मानते हैं कि अबाउंड विद तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज किसी जगह पर भरी हुई हो, जैसे द फॉरेस्ट अबाउंड्स विद ट्रीज। और अबाउंड इन तब जब वो जगह उस चीज के लिए जानी जाती हो, जैसे द रीजन अबाउंड्स इन मिनरल्स। लेकिन व्यावहारिक तौर पर एग्जाम के लिए आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 10 बहुत महत्वपूर्ण फिक्स्ड प्रपोजिशंस को सिर्फ रटा नहीं बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझा। पैटर्न को। हाँ, हमने देखा कि कैसे ऑफ स्रोत बताता है, टू दिशा, फ्रॉम अलगाव, बाय नियम का पालन और इन किसी दायरे के अंदर की बात करता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा टेक अवे है। जब आप प्रेपोजिशंस को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो वे सिर्फ नियम नहीं रह जाते। सही बात है। बल्कि भाषा को और गहराई से समझने का एक जरिया बन जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने अबाइड बाय सीखा, जिसका मतलब है नियम का पालन करना। क्या आप सोच सकते हैं कि नियम तोड़ने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं और क्या उनके साथ भी कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है? अच्छा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, ये आपकी समझ को और पक्का करेगा। अंग्रेजी भाषा कभी कभी एक भूल भुलैया जैसी लगती है ना? बिल्कुल। आप एक रास्ते पर चलते हैं, आपको लगता है आप सही जा रहे हैं और अचानक एक जैसे दिखने वाले दो शब्द आपको गलत मोड़ पर ले जाते हैं और मतलब का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। हाँ। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में ये गलत मोड़ आपको मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। सही बात है। आज हम अंग्रेजी की इसी भूल भुलैया के सबसे पेचीदा रास्तों को सुलझाएंगे, जहां शब्द तो लगभग एक जैसे हैं पर मंजिलें बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं होमोनिम्स और होमोफोन्स की। अच्छा। और इसके लिए हम लेक्सिकॉन ऑफ नियर होमोफोन्स से कुछ बहुत ही जरूरी शब्द समूहों को समझेंगे। वो काबिले लेके सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक है होमोनिम्स और होमोफोन्स। एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स पूछे जाते हैं जहां एक शब्द का मीनिंग कुछ और निकल जाता है या फिर दो वर्ड्स सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। यही वजह है कि इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। होमोनिम्स और होमोफोन्स न सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं बल्कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में भी आपका गेम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इन्हें पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कभी-कभी एक पहेली, एक पजल की तरह बिहेव करती है। एक ही साउंड, एक ही स्पेलिंग, लेकिन मतलब बदलते ही पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट जर्नी, जहां वर्ड्स होंगे वही लेकिन मीनिंग्स होंगे कई। तो हमारा पहला पहेली समूह है अबेट, अबेट और अबट। सुनने में ये तीनों एक ही परिवार के लगते हैं लेकिन मुझे शक है कि इनके काम बिल्कुल अलग-अलग हैं। आपका शक बिल्कुल सही है। ये तीनों ही क्रियाएं हैं, मतलब वर्ब्स हैं, लेकिन इनकी वर्तनी और इनके अर्थों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। चलिए पहले शब्द अबेट से शुरू करते हैं। वर्तनी है ABATE, उच्चारण है अबेट। अबेट, ए के साथ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये किसी चीज के कम होने या घटने से जुड़ा है, जैसे कोई कह रहा हो अब बस। क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या बात है, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अबेट का मतलब ही है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग या डिमिनिश। अच्छा, यानी किसी चीज की तीव्रता का कम होना। बिल्कुल। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक तूफान की कल्पना करना। जब तूफान आता है तो हवा और बारिश अपने चरम पर होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका जोर कम होने लगता है। हाँ, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। बस उसी स्थिति को हम कहते हैं द स्टॉर्म बिगैन टू अबेट। तूफान का असर कम होने लगा। ये सही है। तो ए फॉर अबेट, ए फॉर अब शांत हो जाओ। अब आते हैं इसके जुड़वा भाई
अबेट पर। जी, अबेट, लेकिन मुझे लगता है ये ई वाला भाई थोड़ा शरारती है। शरारती ही नहीं, गैर कानूनी भी है। अच्छा, अबेट का अर्थ है टू एनकरेज और सपोर्ट समवन इन अ क्रिमिनल एक्ट। यानी किसी को अपराध करने के लिए उकसाना या उसमें उसकी मदद करना। बिल्कुल। यहाँ क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक कृत्य सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किसी अच्छे काम में मदद नहीं है। तो अगर कोई बैंक लूट रहा है और उसका दोस्त बाहर गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा है, हाँ, तो वो दोस्त डकैती को अबेट कर रहा है। एकदम सटीक उदाहरण। गेटवे ड्राइवर डकैती को अबेट कर रहा है। समझ गई। या अगर कोई किसी को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है तो वो भी उस अपराध को अबेट कर रहा है। ई इन अबेट, ई फॉर एनकरेजिंग क्राइम। बढ़िया। अब तीसरा शब्द है अबट, ABUT। इसका उच्चारण थोड़ा अलग है, अबट। हाँ, यू की वजह से आवाज बदल गई। इसका क्या लेना देना है? अबट का मतलब है टू बी नेक्स्ट टू और जॉइन टू समथिंग। मतलब? किसी चीज से बिल्कुल सटा हुआ होना। हाँ, जब दो चीजों की सीमाएं आपस में जुड़ रही हों, उनमें कोई दूरी ना हो। जैसे जब दो खेत एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। बिल्कुल। या किसी का घर मुख्य सड़क से बिल्कुल लगा हुआ हो। आप कह सकते हैं हिज फार्म अबट्स द रिवर, मतलब उसका खेत नदी से सटा हुआ है। अच्छा, या द न्यू बिल्डिंग अबट्स द ओल्ड वन। बिल्कुल, यानी नई इमारत पुरानी इमारत से सटी हुई है। तो एक बात दिमाग में बैठा लेते हैं। अबेट, ए के साथ तूफान का कम होना। सही। अबेट, ई के साथ अपराध में मदद करना। बिल्कुल। और अबट, यू के साथ दीवारों का सटा होना। एकदम साफ। तीनों क्रियाएं, तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग। चलिए अब अगली चुनौती पर चलते हैं। जरूर। ये जोड़ा तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब्ज्योर और एज्योर। हाँ, यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, बी और डी। एब्ज्योर, एज्योर, ये तो बोलते वक्त भी जुबान फिसल सकती है। मुझे लगता है यहाँ जड़ को पकड़ना जरूरी होगा। क्या इन शब्दों में एब और एड प्रीफिक्स का कोई खेल है? आपने नब्ज पकड़ ली। यही वो इंसाइट है जो रटने से आगे ले जाती है। अच्छा। अंग्रेजी में प्रीफिक्स एब का मतलब अक्सर अवे फ्रॉम या दूर होता है। हाँ। और एड का मतलब टू या टूवर्ड्स यानी की ओर होता है। और यही इन दोनों शब्दों के अर्थ की चाबी है। अरे वाह! तो एब्ज्योर, ABJURE, एब के साथ इसका मतलब हुआ किसी चीज से दूर जाना, उसे त्याग देना। बिल्कुल। एब्जोर का अर्थ है टू फॉर्मली रिजेक्ट और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और अ क्लेम। मतलब किसी विश्वास, अधिकार या दावे को औपचारिक रूप से सबके सामने त्याग देना। हाँ, यह एक बहुत गंभीर और सार्वजनिक कदम होता है। कल्पना कीजिए एक राजा भरी सभा में अपने सिंहासन को त्यागने की घोषणा करता है। He is abjuring his throne. वो अपनी सत्ता से दूर जा रहा है। समझ गई, ये एक मजबूत फैसला है। बिल्कुल। का मतलब किसी को किसी काम की ओर बुलाना या धकेलना है। बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया आपने। एज्यूर का अर्थ है टू solemnly कमांड और एडवाइस someone to do something. solemnly कमांड मतलब पूरी गंभीरता और अधिकार के साथ कुछ करने का आग्रह करना। हाँ, लगभग कसम दिलाने जैसा। आप किसी को एक कर्तव्य की ओर बुला रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद अदालत में मिलेगा, जब जज गवाह से कहते हैं सच बोलो। एकदम सही। जज कोई मामूली अनुरोध नहीं कर रहे होते, वो अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ गवाह को सच बोलने का आदेश देते हैं। अच्छा। वो कह सकते हैं आई एड्योर यू टू टेल द ट्रूथ। वो गवाह को सच्चाई के कर्तव्य की ओर निर्देशित कर रहे हैं। वाह, ये एब माने अवे और एड माने टूवर्ड्स वाली ट्रिक तो कमाल की है। इससे याद रखना आसान हो जाता है। हाँ, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एब्ज्योर, बी फॉर बाय बाय, सिंहासन को त्यागना। और अक्सीड और एक्सीड। हाँ, ये तो बहुत आम है। असीड, ACCED, और एक्सीड, EXCED, दोनों क्रियाएं हैं। जी। असीड का मतलब सहमति से जुड़ा है ना? जी। जैसे किसी की बात मान लेना। सही है। असीड का मतलब है टू अग्री और कंसेंट, मतलब किसी मांग, प्रस्ताव या संधि पर सहमत हो जाना। अच्छा। अक्सर ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई पक्ष थोड़ा दबाव या बातचीत के बाद सहमत होता है। जैसे कई हफ्तों के विरोध के बाद सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। हाँ, तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट फाइनली acceded टू द फार्मर्स डिमांड्स। ये एक आदर्श उदाहरण है। अब बात करते हैं एक्सीड की। एक्सीड, इसका मतलब तो इसके प्रीफिक्स एक्स्ट से ही जाहिर है, जिसका मतलब होता है आउट या बियॉन्ड। हाँ, बाहर या पार। तो एक्सीड का मतलब हुआ किसी सीमा को पार कर जाना। बिल्कुल। जैसे गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट को पार करना, यू आर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। बिल्कुल। या फिर हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, यानी उसके प्रदर्शन ने सारी उम्मीदों को पार कर दिया। ये सकारात्मक भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। एक और उदाहरण है द कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड द बजट,
यानी खर्चा बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो साफ है। एक्सीड सहमति देना, मान जाना। और एक्सीड सीमा से ज्यादा हो जाना, पार कर जाना। सही। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं क्रियाओं से मिलते जुलते दो संज्ञा नाउन्स हैं जो उतने ही भ्रामक हैं। अच्छा। हमारा अगला जोड़ा है एक्सेस और एक्सेस। अच्छा, तो अब हम वर्ब से नाउन्स पर आ गए। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है जी। एक्सेस, ACCESS, तो बहुत ही आम शब्द है। पहुंच। हाँ, जैसे आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट फाइल। सही है। एक्सेस का मतलब है द अपॉर्चुनिटी और राइट टू यूज समथिंग और एंटर अ प्लेस। मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करने या कहीं प्रवेश करने का अधिकार या अवसर। बिल्कुल। जैसे दिस टिकट गिव्स यू एक्सेस टू द VIP लाउंज। और इसका जोड़ी बार है एक्सेस, EXCSS। ये भी एक्सीड की तरह अधिकता से जुड़ा है। बिल्कुल। एक्सेस का मतलब है मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा। और अक्सर इसका इस्तेमाल एक नेगेटिव सेंस में होता है ना? हाँ, ज्यादातर। कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो तो वो एक्सेस कहलाती है। जैसे पार्टियों के बाद बचा हुआ खाना यानी एक्सेस फूड। या फिर डोंट ड्रिंक अल्कोहल इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा शराब ना पिएं। और एक और बड़ा आम उदाहरण है एयरपोर्ट पर एक्सेस बैगेज, जिसके लिए हमें अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। वो एक ऐसा एक्सेस है जो जेब पर भारी पड़ता है। हाँ, सही बात है। तो अंतर साफ है। एक्सेस है पहुंच, एक अवसर। और एक्सेस है अधिकता, जरूरत से ज्यादा होना। आज का हमारा अंतिम शब्द भी इसी परिवार का लगता है, एक्सेसरी, ACCESSORY। इसकी वर्तनी एक्सेस से मिलती जुलती है, पर मुझे लगता है इसका मतलब पहुंच से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा शब्द है क्योंकि इसके दो बहुत अलग-अलग और महत्वपूर्ण अर्थ हैं। दो अर्थ? हाँ, और दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक्सेसरी एक संज्ञा है, नाउन। इसका पहला और सबसे आम मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज नॉट नेसेसरी बट इज अट्रैक्टिव और यूजफुल। यानी कोई सहायक चीज, जैसे फैशन में होता है। बिल्कुल। घड़ी, बेल्ट, स्कार्फ, ये सब एसेसरीज हैं। ये आपके कपड़ों के लिए जरूरी नहीं है, पर आपके लुक को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही, ये फैशन एक्सेसरी हैं। लेकिन अब इसके दूसरे मतलब पर आते हैं जो कानून और अपराध की दुनिया से जुड़ा है। अच्छा। और ये हमारे आज के एक और शब्द से सीधे सीधे जुड़ता है। इंतजार, क्या आप अबेट की बात कर रहे हैं? अपराध में मदद करना? शाबाश, आप डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं। सच में? कानून की भाषा में जो व्यक्ति किसी अपराध को करने में मुख्य अपराधी की मदद करता है उसे एन एक्सेसरी टू द क्राइम कहा जाता है। यानी अपराध में सहायक। अरे वाह। तो जो व्यक्ति अबेट करता है वो कानून की नजर में एक एक्सेसरी है। बिल्कुल। ये तो कमाल का कनेक्शन है। एक ही चर्चा में दो मुश्किल शब्दों का रिश्ता पता चल गया। यही भाषा की खूबसूरती है। इसका मतलब ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये एक ही कहानी के किरदार हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। एक तरफ एक्सेसरी का मतलब है घड़ी या बेल्ट, और दूसरी तरफ उसी शब्द का मतलब है अपराध में एक साथी। संदर्भ ही सब कुछ है। आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि अंग्रेजी के इस भूल भुलैया में रास्ता याद रखने के लिए सिर्फ शब्दों के अर्थ जानना काफी नहीं है। उनके बीच के रिश्ते, उनकी जड़ें और उनके इस्तेमाल के संदर्भ को समझना जरूरी है। बिल्कुल। आज हमने जो मुख्य जोड़े समझे उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। हाँ, जरूर। अबेट कम होना और अबेट उकसाना। ठीक है। अब जोर और एडजोर, एक्सीड और एक्सीड। सही। एक्सेस पहुंच और एक्सेस अधिकता। और अंत में एक्सेसरी जो फैशन का साथी भी है और अपराध का भी। और इन बारीकियों को समझना ही एक गंभीर उम्मीदवार को दूसरों से अलग करता है। ये ज्ञान सिर्फ प्रश्नों को हल करने में ही नहीं बल्कि भाषा की गहरी समझ बनाने में भी मदद करता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर सोचिएगा। अच्छा। हमने देखा कि प्रीफिक्स एब और एड जैसे छोटे हिस्से शब्दों के अर्थ को कैसे दिशा देते हैं। हाँ। क्या भाषा में ऐसे और भी पैटर्न छिपे हैं? क्या हर शब्द के पीछे कोई तार्किक कहानी है या बहुत कुछ बस संयोग है? शायद अंग्रेजी कोई भूल भूले या नहीं, बल्कि ये एक कोड है जिसे सही चाबियों से खोला जा सकता है। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम अंग्रेजी के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत परेशान करता है, फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, ये वाकई में काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास 10 आम फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट है, पर हम इन्हें रटने नहीं वाले। नहीं, वो तरीका तो काम ही नहीं करता। इसके बजाय हमारा मिशन है इन शब्दों को एक कहानी में पिरोना,
ताकि इनके मतलब और इस्तेमाल करने का तरीका हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। क्या बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है। फ्रेजल वर्ब्स की खूबी ही यही है कि वो सिर्फ शब्द नहीं, वो एक्शन है, वो इरादे हैं। और एक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका कहानी ही है। एकदम। तो आज हम इन 10 फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करके एक जासूसी कहानी की परतें खोलेंगे। हर फ्रेजल वर्ब उस कहानी में एक नया मोड़ लाएगा। एक जासूसी कहानी के जरिए फ्रेजल वर्ब्स को समझना। चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला शब्द और पहला नियम नंबर 1 है अबाइड बाय। अबाइड बाय, इसका मतलब है किसी नियम, फैसले या निर्देश का पालन करना। टू फॉलो अ रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमारी कहानी कैसे शुरू होती है? तो कहानी कुछ यूं है कि एक शहर में एक बहुत ही सख्त और ईमानदार जासूस है और उसका पहला उसूल है कि उसे हमेशा कानून को अबाइड बाय करना है। कानून को अबाइड बाय करना है, मतलब वो नियमों से बंधा हुआ है। जी, उसे हर नियम को अबाइड बाय करना पड़ता है। यहाँ अबाइड शब्द का मतलब है बने रहना या टिकना। बने रहना। और बाय का मतलब है के साथ। तो जब आप किसी नियम को अबाइड बाय करते हैं तो आप उस नियम के साथ बने रहते हैं, आप उसकी सीमा नहीं लांघते। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब पालन करना से कहीं ज्यादा गहरा मतलब है इसका। तो हमारा जासूस हर सबूत को सट्टे पर ही हासिल करेगा, उसे हर नियम को अबाइड बाय करना ही होगा। सही पकड़ा। और इसे याद रखनी है कि एक ट्रिक भी हो सकती है। अबाइड को सोचिए अब आईडी। अब आईडी, हाँ, जैसे ऑफिस में घुसना है तो अब आईडी दिखानी पड़ेगी, ये रूल है, और आपको इस रूल को अबाइड बाय करना होगा। बढ़िया है। तो अब कहानी में एक केस आता है जी। एक म्यूजियम से एक कीमती हार गायब हो गया है। और जासूस का अगला कदम यहीं आता है, हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब, है ना? नंबर 2 अकाउंट फॉर। बिल्कुल, अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज का हिसाब देना या कारण बताना। तो एक्सप्लेन, गिव अ रीजन। हिसाब देना। हाँ, अब जासूस को सबसे पहले ये पता लगाना है कि म्यूजियम की सुरक्षा में जो चूक हुई उसका जिम्मेदार कौन है। सिक्योरिटी गार्ड को अपनी लापरवाही के लिए अकाउंट फॉर करना होगा। मतलब उसे अपनी गलती का कारण बताना होगा, उसका हिसाब देना होगा। एकदम। अकाउंट शब्द का मतलब ही है हिसाब किताब या ब्यौरा, और फॉर मतलब के लिए। तो किसी चीज के लिए हिसाब देना। अच्छा, कि ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये किसी भी घटना के कारण का ब्यौरा देना है। जैसे एक मैनेजर कह सकता है कि आपको इस देरी के लिए अकाउंट फॉर करना होगा। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक भी अकाउंट शब्द में ही है। सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाएं, तो बैंक को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बैंक को फॉर यानी उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। उसे उस गायब हुए पैसे का अकाउंट फॉर करना होगा। ठीक है, कहानी दिलचस्प हो रही है। तो अब एक संदिग्ध पकड़ा गया है। हाँ, एक अमीर व्यापारी, लेकिन वो तुरंत एक बड़े वकील को बुला लेता है। और यहाँ हमारा तीसरा फ्रेजल वर्ब आता है, नंबर 3 एक्ट फॉर। एक्ट फॉर, इसका मतलब है किसी का प्रतिनिधित्व करना, टू रिप्रेजेंट। जी, अब वो वकील कोर्ट में उस अमीर व्यापारी के लिए एक्ट फॉर करेगा, यानी वो उसकी जगह पर बोलेगा, उसकी तरफ से दलीलें देगा। सही। यहाँ एक्ट का मतलब है काम करना और फॉर का मतलब के लिए। ठीक है। तो किसी और के लिए काम करना। जैसे एक राजदूत दूसरे देश में अपने देश के लिए एक्ट फॉर करता है, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो काफी सीधा है। जैसे एक एक्टर किसी किरदार की एक्टिंग करता है, वैसे ही वकील अपने क्लाइंट के लिए एक्ट फॉर कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आएगा जब हमारे जासूस को कोई गुप्त जानकारी मिलेगी। और यहीं पर आता है हमारा चौथा फ्रेजल वर्ब, नंबर 4 एक्ट ऑन। एक्ट ऑन, इसका मतलब है किसी जानकारी या सलाह पर कार्रवाई करना। टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके, तो जासूस को कोई टिप मिली? हाँ, एक रात जासूस को एक गुमनाम खबरी से फोन आता है जो उसे एक सुराग देता है। अब जासूस को फैसला करना है कि क्या उसे इस टिप पर एक्ट ऑन करना चाहिए। यहाँ ऑन का मतलब के आधार पर जैसा लग रहा है। एक्ट मतलब काम करना और ऑन मतलब के आधार पर। बिल्कुल, किसी जानकारी के आधार पर काम करना। ये एक बड़ा फैसला है। अगर टिप गलत हुई तो? पर एक अच्छे जासूस की पहचान ही यही है कि वो सही जानकारी पर तुरंत एक्ट ऑन करता है। सही बात है। और इसकी एक मजेदार ट्रिक है। सोचिए कि वो टिप एक ऑन बटन की तरह है। ऑन बटन? हाँ, जैसे ही जानकारी का बल्ब ऑन हुआ, जासूस ने उस पर एक्ट किया। सो ही डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द टिप।
क्या बात है। तो जासूस उस टिप पर कार्रवाई करते हुए एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। जी, और वहां उसे एक गवाह मिलता है जो बहुत डरा हुआ है। और वो अजीब हरकतें करने लगता है। बिल्कुल, और ये हमें हमारे 5वें फ्रेजल वर्ब पर लाता है, एक्ट आउट। एक्ट आउट, इसके दो मतलब हैं। पहला अभिनय करना और दूसरा गुस्से या परेशानी में बुरा व्यवहार करना। और यहाँ दूसरा मतलब एकदम फिट बैठता है। वो गवाह इतना घबराया हुआ है कि वो सवालों का जवाब देने के बजाय चिल्लाने लगता है, चीजें फेंकने लगता है। ही स्टार्टिंग टू एक्ट आउट हिज फियर। वो अपने डर को अपने बुरे बर्ताव के जरिए बाहर निकाल रहा है। एक्ट मतलब व्यवहार और आउट मतलब बाहर। जी, अपने अंदर के इमोशन को बाहर दिखाना। मैंने ये शब्द अक्सर बच्चों के लिए सुना है, जैसे जब उसे खिलौना नहीं मिला तो बच्चा एक्ट आउट करने लगा। हाँ, पर ये किसी पर भी लागू हो सकता है। इसका पहला मतलब भी यही है, किसी कहानी को एक्ट आउट करना मतलब अभिनय करना। दोनों ही मामलों में कोई अंदर की चीज बाहर आ रही है। ठीक है, तो जासूस उस गवाह को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तभी गोदाम की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया है। और ये स्थिति हमें सीधे हमारे छठे फ्रेजल वर्ब पर ले आती है, नंबर 6, एक्ट अप। एक्ट अप मतलब बदतमीजी करना या किसी मशीन का गड़बड़ी करना, टू मिसबिहेव और मैल फंक्शन। अच्छा, तो एक्ट आउट और एक्ट अप में क्या फर्क है? बहुत बारीक सा फर्क है। एक्ट आउट अक्सर किसी गहरी भावना का नतीजा होता है, जबकि एक्ट अप का मतलब है बिना किसी गहरे कारण के गड़बड़ करना। जैसे जनरेटर अचानक एक्ट अप करने लगा, मतलब वो खराब हो गया। ये तो बहुत काम का है। मेरी पुरानी गाड़ी अक्सर सर्दियों में एक्ट अप करने लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मेहमानों के आते ही बच्चे हमेशा एक्ट अप करने लगते हैं। बेवजह की शरारतें। इसकी कोई ट्रिक है? हाँ, आपको सोचिए कि पारा ऊपर चला गया है। जब किसी का पारा अप हो जाता है या मशीन का तापमान अप हो जाता है तो वो गड़बड़ करने लगता है, वो एक्ट अप करने लगता है। शानदार। तो अब अंधेरा हो चुका है, जनरेटर एक्ट अप कर रहा है, जासूस अपनी टॉर्च जलाकर नोट्स देख रहा है। हाँ, वो सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यहीं आता है हमारा 7वां फ्रेजल वर्ब, नंबर 7, एड अप। एड अप, इसका भी दो मतलब है। एक तो जोड़ना और दूसरा किसी बात का तर्क संगत होना, समझ में आना, टू मेक सेंस। और यहाँ दूसरा मतलब लागू होता है ना? द सस्पेक्ट स्टोरी डजंट एड अप। एकदम, संदिग्ध की कहानी में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, उसकी बातों का सिर पैर समझ नहीं आ रहा। मतलब कड़ियां जुड़ नहीं रही। द फैक्ट्स डोंट एड अप। जी, ये तो जासूसी कहानियों का सबसे अहम पल होता है, जब जासूस को एहसास होता है कि कहानी एड अप नहीं हो रही है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक तो गणित में ही है। जैसे 2 और 2 जोड़ने पर 4 आता है, वो एड अप होता है। लेकिन अगर जवाब 5 आए तो बात एड अप नहीं होती। वो तर्क संगत नहीं है। समझ गया। अब जासूस को एक खतरनाक योजना सूझती है। हाँ, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे ये योजना बहुत जोखिम भरी लगती है और वो हमारे 8वें फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एडवाइज अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट मतलब किसी काम को न करने की सलाह देना, टू रेकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। द सीनियर ऑफिसर विल एडवाइज अगेंस्ट द रिस्की प्लान। ये तो नाम से ही साफ है। एडवाइस मतलब सलाह देना और अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। जी, किसी चीज के खिलाफ सलाह देना। जैसे डॉक्टर हमें जंक फूड खाने के खिलाफ एडवाइस अगेंस्ट करते हैं। लेकिन हमारा जासूस अपनी योजना पर अड़ा हुआ है, सही? हाँ, बिल्कुल। वो अपनी टीम के सामने सारे सबूत रखता है और थोड़ी बहस के बाद सब मान जाते हैं। और ये हमारा 9वां फ्रेजल वर्ब, अग्री विथ, सहमत होना। अग्री विद, टू हैव द सेम ओपिनियन और एक्सेप्ट अ प्रपोजल। तो आखिरकार द एंटायर टीम विल अग्री विद द डिटेक्टिव्स प्लान। पूरी टीम जासूस की योजना से सहमत हो जाती है। विद का मतलब साथ होता है, तो जब आप किसी के विचार के साथ होते हैं आप उससे अग्री विद करते हैं। सही, ये एडवाइज अगेंस्ट का बिल्कुल उल्टा है। तो अब योजना का आखिरी हिस्सा और हमारा आज का 10वां और आखिरी फ्रेजल वर्ब, एम एट। एम एट, इसका मतलब है किसी चीज पर निशाना साधना या किसी को लक्ष्य बनाना, टू इंटेंड और डायरेक्ट एट अ टारगेट। तो योजना का मकसद क्या है? जासूस की योजना का एक ही मकसद है, असली चोर को रंगे हाथों पकड़ना। द प्लान विल एम एट कैचिंग द रियल थीफ। उनकी हर हरकत का लक्ष्य वही होगा। एम मतलब लक्ष्य और एट मतलब पर, किसी खास लक्ष्य पर निशाना साधना। बिल्कुल। इसका एक और मतलब भी होता है, जैसे कोई विज्ञापन किसी खास समूह को टारगेट करता है। हाँ, जैसे
ये नया शैम्पू युवाओं को एम ऐड करेगा। हमारी कहानी में जासूस का पूरा ऑपरेशन असली चोर को एम ऐड कर रहा है। और अंत में उनकी योजना काम कर जाती है। वो असली चोर को पकड़ लेते हैं। और वो अमीर व्यापारी नहीं निकलता। नहीं, वो म्यूजियम का ही एक कर्मचारी निकलता है। वाह! तो एक कहानी के जरिए हमने 10 फ्रेजल वर्ब्स को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें एक्शन में भी देखा। ओके, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि भाषा को नियमों की लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी की तरह देखना चाहिए। हर शब्द का एक किरदार है, एक मकसद है। आपने बहुत गहरी बात कही और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे अप, आउट, ऑन, बाय जैसे छोटे छोटे शब्द क्रिया का पूरा मतलब बदल देते हैं। हाँ, वो कहानी के हर मोड़ के लिए जिम्मेदार थे। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में वो कौन से ऐसे छोटे छोटे एक्शन या शब्द होते हैं जो हमारी कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है। अगली बार तक इस पे सोचते रहिएगा। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.